दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा घर या परिवार नहीं है जिस घर या परिवार में कोई छोटी मोटी बात या लड़ाई झगड़ा ना होता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करके गुस्सा होकर अपना घर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि कई बार इंसान जब नाराज़गी में आकर अपना घर या परिवार छोड़ देता है तो उसको कई बार बहुत बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और जब इंसान को होश आता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है, जिसमें एक लड़की को अपने घर पहुंचने में 4 साल का समय लग जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। पटना शहर में ही एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है धोबी घाट, और इसी धोबी घाट मोहल्ले का रहने वाला है मोहम्मद शकील, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल। शकील की पत्नी का नाम है आयशा, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। आयशा जो कि नेपाल के लुम्बिनी ज़िले की रहने वाली है। आयशा के पिता का नाम है मोहम्मद हामिद। 4 साल पहले आयशा और शकील ने लव मैरिज शादी किया था, और इन 4 सालों में दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। और जैसे ही इन दोनों की शादी के 4 साल होने लगते हैं, इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और एक दिन जब दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है तो आयशा अपने पति से इस कदर नाराज़ हो जाती है कि आयशा गुस्से में आकर अपने पति का घर छोड़कर अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने मायके के लिए निकल जाती है। आयशा जब अपने मायके के लिए निकलती है तो अपने अब्बू हामिद के नंबर पर फ़ोन करके बता भी देती है कि वो मायके आ रही है। आयशा अपने दोनों बच्चों के साथ पटना रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहां से ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन आयशा जब बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। दरअसल आयशा को बस्ती रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर बस अड्डे पर जाना था, जहां से उसे नेपाल के लिए बस मिलती। लेकिन रात ज़्यादा होने के कारण वो अपने दोनों बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर ही रुकती है और दोनों बच्चों को कुछ खिला पिला कर सुला देती है और स्टेशन पर ही इधर उधर घूमकर टाइम पास करना शुरू कर देती है। आयशा जब रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूम रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है मोहम्मद जावेद, जिसकी उम्र होती है लगभग 25 वर्ष। जावेद जो कि बस्ती के ही रसूलपुर इलाके का रहने वाला था। दरअसल बस्ती रेलवे स्टेशन के अगल बगल देह व्यापार का धंधा होता है और जावेद उसी देह व्यापार के धंधे में दलाली का काम करता है। जावेद जब आयशा को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। दरअसल जावेद को लगता है कि उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। जावेद आयशा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। जावेद आयशा से कहता है कि क्या बात है, इतनी ज़्यादा रात हो गई है, तुम अकेले रेलवे स्टेशन पर क्यों घूम रही हो। लेकिन जैसे ही जावेद आयशा से इस तरह से बातचीत करना शुरू कर देता है तो आयशा भी अपनी पूरी हकीकत जावेद को बता देती है कि कैसे वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके गुस्से में आकर अपने पति का घर छोड़ दिया है और अब वो अपने मायके नेपाल जाने वाली है। आयशा की सच्चाई सुनकर जावेद एकदम से बहुत खुश हो जाता है और जावेद आयशा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उससे झूठ बोलता है कि अगर तुम रेलवे स्टेशन पर रात में रहोगी तो पुलिस वाले तुमको परेशान करेंगे। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमको रेलवे स्टेशन पर छोड़ सकता हूँ, जहाँ से तुम्हें बस भी मिल जाएगी और तुम अपने मायके नेपाल जा सकती हो। आयशा कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ जाती है और आयशा जावेद से कहती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमें बस अड्डे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद जावेद आयशा और उसके दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाता है और बस अड्डे के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आयशा बस अड्डे पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि नेपाल के लिए जाने वाली बस सुबह 7 बजे के पहले उसको नहीं मिलेगी। आयशा एक बार फिर से मुसीबत में पड़ जाती है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है। आयशा के चेहरे पर परेशानी को देखकर जावेद उसे एक बार फिर से सुझाव देता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो आज रात को तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ, सुबह होते ही मैं तुम सबको बस अड्डे पर दोबारा छोड़ दूँगा। जावेद जब इस तरह की बातें आयशा से करता है तो कहीं ना कहीं आयशा को जावेद के ऊपर भरोसा हो जाता है और आयशा जावेद के साथ उसके घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जावेद आयशा और उसके दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में जाता है। दोनों बच्चों को कुछ खिला पिला कर सुला देता है, लेकिन आयशा की चाय में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देता है। आयशा जैसे ही चाय पीती है तो उसको एकदम से बड़ा तेज़ से नशा हो जाता है और फिर उसी रात जावेद आयशा के साथ अवैध संबंध बना लेता है।
क्योंकि आयशा होश में रहती है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है आयशा को इस बात का आभास हो जाता है, लेकिन वो सच्चाई जानते हुए भी जावेद से कुछ कहती नहीं है कि जावेद ने उसके साथ गलत किया है। आयशा जावेद से यही कहती है कि आप मुझे बस अड्डे तक छोड़ दीजिए। बस अड्डे जाने की बात सुनकर जावेद उसे समझाते हुए कहता है कि तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम चाहो तो यहाँ देह व्यापार के धंधे में उतर कर अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। तुम लोग गरीब तो हो ही, तुम चाहो तो कुछ दिनों में ही इतना पैसा कमा सकती हो जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। जावेद जब आयशा से देह व्यापार के धंधे में उतरने की बात कहता है तो आयशा इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। जावेद अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन आयशा उसकी बात नहीं मानती है। तो जावेद को लगता है कि कहीं आयशा मेरे चंगुल से निकल ना जाए। आयशा जब जावेद की बात नहीं मानती है तो जावेद आयशा के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों की हत्या कर दूंगा। और जब आयशा के ऊपर तरह तरह की प्रताड़ना करना शुरू कर देता है तो आखिर जब आयशा भी जावेद की बात मान लेती है और ना चाहते हुए भी बस्ती रेलवे स्टेशन के बगल में देह व्यापार के घिनौने धंधे में उतर जाती है। उसके बाद जावेद आयशा के दोनों बच्चों का दाखिला एक स्कूल में करवा देता है। आयशा को एक किराए के कमरे में ले जाकर रख देता है और उसके दोनों बच्चों को अपने पास ही रख देता है। दरअसल जावेद को लगता है कि अगर आयशा के दोनों बच्चे उसके पास रहेंगे तो आयशा कभी भाग नहीं पाएगी, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। आयशा जावेद के चंगुल में इस तरह फंस जाती है कि ना चाहते हुए भी वो देह व्यापार का धंधा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे 4 साल का वक्त गुजर जाता है और इन 4 सालों में आयशा कई बार भागने का भी प्रयास करती है। दरअसल जो महिलाएं देह व्यापार का काम करती हैं उन्हें हर तीसरे या चौथे महीने में सरकारी अस्पताल या किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपने शरीर की जांच करवानी पड़ती है। आयशा जब पहली बार हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल से ही भागने का फैसला कर लेती है। आयशा अपने साथ ट्रीटमेंट का बहाना करके अपने दोनों बच्चों को ही साथ लेकर अस्पताल जाती है, लेकिन जैसे ही आयशा अस्पताल पहुंचती है जावेद को सच्चाई का पता चल जाता है। और इससे पहले कि आयशा अस्पताल से भागती, जावेद आकर अस्पताल के बाहर खड़ा हो जाता है। आयशा जैसे ही जांच करवा कर बाहर निकलती है तो जावेद आयशा का हाथ पकड़ लेता है और उसको ज़बरदस्ती लेकर उसी कमरे में जाता है। आयशा हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि उसको वहाँ से जाने दो। आयशा रोना धोना शुरू कर देती है और वहाँ से जाने की जिद करना शुरू कर देती है। तो जावेद उसको मारना पीटना शुरू कर देता है और उसको बेइंतहा मारता पीटता है, जितना वो मार सकता था उतना मारता पीटता है। आयशा को लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी जो बची है यहीं गुजर जाएगी और वो इस नर्क से नहीं निकल पाएगी। धीरे धीरे 4 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है एक दिन आयशा से एक कस्टमर आकर मुलाकात करता है। आयशा उसको लेकर कमरे में जाती है, उससे बातचीत करती है। वो कस्टमर अपना नाम ओम प्रकाश बताता है। दरअसल ओम प्रकाश भी नेपाल के लुम्बिनी ज़िले का रहने वाला था। आयशा उसकी भाषा सुनती है तो उसको पूरा भरोसा हो जाता है कि ओम प्रकाश भी उसी के इलाके का रहने वाला है। आयशा उससे पूछताछ करती है तो ओम प्रकाश भी आयशा को अपना पूरा पता बता देता है और कहता है कि बस्ती ज़िले में ही मेरी बहन की शादी हुई है। मैं जब भी अपनी बहन के घर आता हूँ तो इस इलाके में ज़रूर आता हूँ। लेकिन आयशा जैसे ही ये जान लेती है कि ओम प्रकाश भी उसी के इलाके का रहने वाला है तो अपनी पूरी कहानी ओम प्रकाश को बता देती है और कहती है कि मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंस चुकी हूँ। मैं चाहकर भी अपने अब्बू के घर नहीं जा सकती हूँ और ना ही अपने अब्बू से कोई संपर्क कर सकती हूँ। क्या तुम मेरा संदेश मेरे अब्बू तक पहुँचा दोगे? ओम प्रकाश आयशा से वादा कर लेता है कि वो उसका संदेश उसके अब्बू तक ज़रूर पहुँचाएगा। और ओम प्रकाश आयशा से उसके अब्बू का पता लेता है और नेपाल जाता है और मोहम्मद हामिद से मुलाकात करता है। लेकिन ओम प्रकाश मोहम्मद हामिद को कोई सच्चाई नहीं बताता है। ओम प्रकाश मोहम्मद हामिद से उसका फ़ोन नंबर लेता है और वापस बस्ती अपनी बहन के घर आ जाता है और फिर उस इलाके में जाकर आयशा से मुलाकात करता है और अपने नंबर से मोहम्मद हामिद के नंबर पर फ़ोन करके दोनों की बात करवाता है। इधर मोहम्मद हामिद भी 4 साल बाद जब अपनी बेटी से बात करता है तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। आयशा फ़ोन पर जब रोना धोना शुरू करती है तो मोहम्मद हामिद कहता है कि मैंने तुम्हारे पति को फ़ोन किया था और तुम्हारे बारे में जब उससे पूछा तो उसने कहा कि तुम उसके लिए मर चुकी हो और तुम्हारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, और मैंने भी ये यकीन कर लिया था कि शायद अब तुम इस दुनिया में नहीं हो। मैंने तुम्हारे कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया लेकिन तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला।
आयशा जब अपने अब्बू से बात करती है तो उसको पूरी कहानी बताती है कि जब वो मायके आ रही थी तो कैसे इस नर्क के चंगुल में फंस जाती है। आयशा रोते बिलखते अपने अब्बू को पूरी कहानी बताती है। मोहम्मद हामिद भी रोते रोते उसको भरोसा दिलाता है कि वो कैसे भी करके आयशा को इस नर्क से मुक्ति दिला देगा। आयशा अपने अब्बू को समझाते हुए कहती है कि यहाँ पर ऐसे ही मत आना, बल्कि कस्टमर बन के आना, क्योंकि अगर यहाँ किसी को पता चलेगा कि आप मेरे अब्बू हैं तो वो आपकी हत्या भी कर सकते हैं। मोहम्मद हामिद कुछ दिन बाद बस्ती आता है और उस इलाके में जाता है। मोहम्मद हामिद काफ़ी बूढ़ा हो गया था। जब वो उस बस्ती में जाता है तो वहाँ काम करने वाली महिलाएं उसको देखकर तरह तरह की बातें करती हैं। मोहम्मद हामिद उस इलाके में जाकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार 2 दिनों तक अपनी बेटी की तलाश करता रहता है, लेकिन उसको आयशा कहीं नहीं मिलती है। हामिद जब लगातार तीसरे दिन उस इलाके में जाता है तो उसको आयशा मिल जाती है। आयशा भी जब अपने अब्बू को देखती है तो बिल्कुल कस्टमर के जैसे अपने अब्बू से बातचीत करती है ताकि किसी को शक ना हो। आयशा अपने अब्बू को लेकर कमरे में जाती है और अपने अब्बू के गले लगकर खूब रोती है। हामिद भी जब अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो बहुत रोता है। उसके बाद हामिद आयशा से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। आयशा कहती है कि ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपके साथ चल सकूं। आयशा कहती है कि यहाँ बगल के पुरानी बस्ती थाने जाइए और वहाँ के ईमानदार थाना इंचार्ज प्रदीप सिंह से मुलाकात करिए। प्रदीप सिंह ही हमारी मुलाकात कर सकते हैं। 11 जनवरी 2014 को मोहम्मद हामिद पुरानी बस्ती थाने जाता है और थाना इंचार्ज के पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते थाना इंचार्ज को अपनी बेटी की पूरी कहानी बताता है। मोहम्मद हामिद की पूरी कहानी सुनकर प्रदीप सिंह अचानक से बड़े गुस्से में आ जाते हैं और मोहम्मद हामिद को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि मैं कैसे भी करके तुम्हारी बेटी को उस नर्क से ज़रूर निकालूंगा। 11 जनवरी 2014 को ही थाना इंचार्ज प्रदीप सिंह मोहम्मद हामिद को अपने साथ लेकर उस देह व्यापार के इलाके में जाते हैं और जाकर छापा मारते हैं, जहाँ उन्हें आयशा मिल जाती है और आयशा की ही तहरीर पर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करने वाले मोहम्मद जावेद को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। फिलहाल प्रदीप सिंह मोहम्मद जावेद को जेल तो ज़रूर भेज देते हैं, लेकिन थाने लाकर जब आयशा से पूछताछ करते हैं तो आयशा रोते बिलखते हुए अपनी पूरी कहानी बताती है। कहती है कि साहब, मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है कि जो मैं 4 साल में ही उस नर्क से निकल गई, लेकिन मेरे जैसी न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं जो कई वर्षों से उस नर्क में पड़ी हुई हैं और जो चाहकर भी उस देह व्यापार के नर्क से निकल नहीं पा रही हैं। आयशा की पूरी बात सुनकर थाना इंचार्ज प्रदीप सिंह उसको भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारे जैसी जितनी भी लड़कियां उस नर्क में फंसी हुई हैं, मैं उन सब को ज़रूर निकालूंगा। फिलहाल आयशा अपने अब्बू और अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में ही इस हादसे को भुलाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है, ताकि हमारा समाज अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज बन सके। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।